अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। हम करने लगे हैं आज 40 इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो कि आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के होंगे। वो भी पर्टिकुलरली हमने जो असाइन किए हैं वो असेसमेंट ऑफ सीवीएस है कि जब आप सीवीएस को असेस करते हैं तो किस तरीके से करते हैं, ये उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। और ये कुछ खास स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है वीडियो, जिनके लिए बहुत ज़रूरी है। पूरी वीडियो देखेंगे। कुछ क्वेश्चंस उनके लिए यहाँ पे लगेगा कि भाई ये हमारे चैप्टर में नहीं दिए हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने देखनी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और उनको लाजमी आने चाहिए। मैं साथ के साथ एक्सप्लेन भी करूँगी। स्टार्ट करेंगे अपनी वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द नॉर्मल रेस्टिंग हार्ट रेट फॉर एन एडल्ट। नॉर्मल रेस्टिंग हार्ट रेट क्या होती है? जब आप रेस्ट पे होते हैं आपकी हार्ट रेट क्या होती है उस टाइम पे? एक एडल्ट का, एक इंडिविजुअल का हार्ट रेट क्या होता है उस टाइम पे? कोशिश करें गेस करने की, उसके बाद हम आंसर पे जंप करेंगे। 5 सेकेंड्स प्रोवाइड किए जाएंगे जिसमें आप अपनी ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे, उसके बाद आंसर प्रोवाइड किया जाएगा। करेक्ट आंसर है 60 to 100 बीट्स पर मिनट। नॉर्मल हार्ट रेट रेंज हेल्प्स डिटरमिन ब्रेडिकार्डिया और टेकिकार्डिया। अगर ये अब ये जो लाइन लिखी हुई है इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। नॉर्मल आपका रेस्ट के ऊपर ये होना चाहिए, और अगर आपका 60 से कम हो जाता है तो वो ब्रेडिकार्डिया है, वो स्लो हार्ट रेट है। और अगर आपका 100 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा हो जाएगा तो वो आपका टेकिकार्डिया है। तो यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना। और ये नॉर्मल हार्ट रेट की रेंज से ही हम डिटरमिन करेंगे कि कब स्लो होगा और कौन सी रेंज के नीचे जाएगा स्लो हो जाएगा, कौन सी रेंज के ऊपर जाएगा तो आपका फास्ट हो जाएगा। फास्ट को टेकिकार्डिया कहते हैं, स्लो को ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे भी ना एक मैं आपको डिफरेंस और बताती जाऊँ जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, स्पेशली जिन बच्चों के लिए वीडियो बनाई जा रही है उनको हार्ट रेट और पल्स रेट का डिफरेंस लाजमी आना चाहिए। हार्ट रेट क्या है, पल्स रेट क्या है, अक्सर बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाती हैं। नंबर, जब हार्ट रेट की बात करेंगे, नंबर ऑफ टाइम्स हार्ट बीट्स इन 1 मिनट, यानी 1 मिनट के अंदर दिल कितनी बार धड़कता है, वो आपका हार्ट रेट कहलाता है। पल्स रेट क्या होता है? नंबर ऑफ पल्सेस फेल्ट इन 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर कितनी बार आप अपनी पल्स को फील करते हैं, वो आपका पल्स रेट होता है। आप हार्ट रेट को कैसे चेक करते हैं? ईसीजी या स्टेथोस्कोप की हेल्प के थ्रू। जब आप पल्स रेट की बात करते हैं वो आप फील करते हैं रिस्ट के ऊपर, नेक के ऊपर, या किसी भी जो पल्स आप पैल्पेट करना चाह रहे हैं उसे आप फील करेंगे। नॉर्मल रेंज की बात करेंगे 60 to 100 बीट्स पर मिनट है, ये भी 60 to 100 पल्सेस पर मिनट है। सेम एज हार्ट रेट इन हेल्दी पीपल। अगर आप बिल्कुल ठीक है, कोई पीछे बीमारी नहीं है आपको, हेल्दी पीपल के अंदर आपकी हमेशा पल्स रेट सेम होता है हार्ट रेट की, क्योंकि जितनी बार बीट आपका हार्ट करेगा उतनी ही बार आप पल्स भी फील करेंगे। और अगर हम बात करेंगे हार्ट रेट को कि वो कैन दे बी डिफरेंट, कि क्या हार्ट रेट और पल्स रेट डिफरेंट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन जिनको कोई बीमारी होगी, जिनको के साथ कोई मसला होगा। यस इन आपकी हार्ट रेट कब डिफरेंट होगी? यस इन इरेगुलर हार्ट बीट्स लाइक एट्रियल फिब्रिलेशन। अगर एट्रियल फिब्रिलेशन होती है तब क्या होती है? एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर आपकी एरिथमियाज हो रही हैं, उसके अंदर हार्ट रेट डिफरेंट होगा, पल्स रेट डिफरेंट होगा। और पल्स रेट, और ये किस तरीके से, इसके अलावा इफ सम बीट्स डोंट प्रोड्यूस अ स्ट्रॉन्ग पल्स। अगर आपकी ऐसा भी हो सकता है हार्ट रेट बिल्कुल नॉर्मल हो, लेकिन पल्स रेट आपको कब डिफरेंट मिल सकता है? जब आपको जो बीट्स है वो इतना ज़्यादा, यानी हार्ट इतनी ज़ोर से पंप नहीं कर रहा जब आपका स्ट्रॉन्ग पल्स प्रोड्यूस हो सके, यानी पल्स बहुत वीक है, तब भी आपको क्या होगा? पल्स रेट डिफरेंट मिल सकता है। इंपॉर्टेंट क्यों है ये आपको लाजमी आना चाहिए। हार्ट रेट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बताता है कि कितना तेज़ी से या कितना आहिस्ता या कितना नॉर्मल आपका जो हार्ट है वो वर्क कर रहा है, किस तरीके से वर्क कर रहा है, कितनी बीट्स उसकी पर मिनट जा रही हैं। पल्स रेट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये शो करता है कितना, मतलब कि आपका जो ब्लड फ्लो है कितना सही तरीके से कर रहा है। आपका हार्ट रेट बताएगा हार्ट किस तरीके से सही काम कर रहा है, पंप सही कर रहा है कि नहीं। पल्स रेट ये बताएगा क्या ब्लड जो है वो सही तरीके से फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये डिफरेंस आपको लाजमी आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। व्हाट इज़ द नॉर्मल ब्लड प्रेशर फॉर एन एडल्ट। नॉर्मल ब्लड प्रेशर एक एडल्ट के लिए क्या होता है? 5 सेकेंड्स लेंगे, आप गेस करेंगे, उसके बाद हम आंसर देखेंगे। करेक्ट आंसर है आपके पास 120 to 80 mmHg। ब्लड प्रेशर क्या होता है? वो फोर्स है जो कि आपका ब्लड पुश करता है, लगाता है अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ आर्टरीज एज हार्ट पंप। जैसे जैसे दिल धड़केगा ब्लड पंप करेगा, और वो जो ब्लड आपकी वेसल्स के ऊपर फोर्स लगाएगा उसे ब्लड प्रेशर कहते हैं। जो आपका सिस्टोलिक है 120 mmHg होता है, जो डायस्टोलिक होता है वो 80 mmHg है। सिस्टोलिक कब आता है? जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा,
जब डायस्टोलिक की बात करते हैं जब हार्ट रिलैक्स करेगा, तो ये आपका नॉर्मल है और ये आपको लाजमी पता होना चाहिए। सिस्टोलिक बीपी क्या है, जो टॉप नंबर प्रेशर व्हेन द हार्ट पंप्स यानी पंप करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। डायस्टोलिक यानी बॉटम नंबर जो 80 mmHg लिखा है, प्रेशर व्हेन हार्ट रिलैक्सेस, जब आपका हार्ट रिलैक्स करेगा वो आपका डायस्टोलिक बीपी होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, विच पल्स साइट इज मोस्ट कॉमनली यूज टू असेस हार्ट रेट इन एडल्ट। ये मैंने क्लास में भी आपको बात बताई थी कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो कौन सी कॉमनली साइट वो असेस करता है, कौन सा अब पेशेंट अब जाएगा, कौन सी साइट को हम ज़्यादातर असेस करते हैं पल्स को चेक करने के लिए। तो इसका आंसर भी आप गेस करेंगे, उसके बाद हम इसका आंसर देखेंगे। विच पल्स साइट इज मोस्ट कॉमनली यूज टू असेस हार्ट रेट इन एडल्ट। करेक्ट आंसर है रेडियल आर्टरी। द रेडियल पल्स, वही जो रिस्ट के अराउंड हम करते हैं पल्स को पैल्पेट, द रेडियल पल्स इज इजीली असेसेबल एंड कॉमनली यूज फॉर रूटीन असेसमेंट। जो रूटीन असेसमेंट आप करते हैं ज़्यादातर जो की जाती है वो रेडियल पल्स पे, रिस्ट की साइड पे की जाती है, जो कि क्लास के अंदर मैंने आपको एक्टिविटी में भी परफॉर्म करवाई थी। ये इस तरीके से आप देख सकते हैं, नीचे रेडियल आर्टरी दिखाई हुई है और किस तरीके से ये पॉइंट आपने याद रखना है। ये आपका रहा थंब, इसकी बेस पे आती हैं, यहाँ पे आके यहाँ पे आप फिंगर से दो दो आपकी इंडेक्स और जो मिडल फिंगर है वो रख कर भी पैल्पेट कर सकते हैं, नहीं तो पूरा जिस तरीके से मैंने आपको बताया था हाथ का यूज़ करते हुए भी आप इसे पैल्पेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, विच पल्स साइट इज यूज ड्यूरिंग कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन इन एडल्ट्स। कौन सी पल्स साइट का इस्तेमाल किया जाता है जब आप सीपीआर करते हैं। सीपीआर करते वक्त कौन सी पल्स साइट को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सी पल्स को चेक कर सकते हैं। इसका आंसर 5 सेकेंड लेंगे और गेस करेंगे। करेक्ट आंसर है कैरोटिड आर्टरी, क्योंकि कैरोटिड आर्टरी तब भी पैल्पेट की जा सकती है, तब भी आपकी मतलब डिटेक्टेबल रहेगी, आप फील कर सकेंगे जब आपको कोई शॉक हुआ है या कोई इस तरीके से आप बेहोश हुए हुए हैं, तब भी क्या होगा कैरोटिड आर्टरी की पल्स आप चेक कर सकेंगे, आपको फील हो जाएगी। इर्द गिर्द की जैसे आप रेडियल करेंगे तो वो थोड़ी स्लो मिल सकती है, लेकिन कैरोटिड आर्टरी की पल्स आपको एक्यूरेट मिल सकती है। इसलिए हम क्या करते हैं, सीपीआर के टाइम या जब बंदा बेहोश हुआ हो तब हम कैरोटिड आर्टरी को पैल्पेट करते हैं और इससे हम हार्ट रेट को चेक करते हैं। द कैरोटिड पल्स इज सेंट्रल पल्स एंड रिमेन्स डिटेक्टेबल इवन ड्यूरिंग शॉक। ये आप कैरोटिड आर्टरी की भी देख सकते हैं साइड के कहाँ पे है, ये मैंने एक्टिविटी भी आपको क्लास में करवाई थी। कॉमन कैरोटिड आर्टरी की बात करें तो वो ये रही, और उसके बाद आप देखिए एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी कहाँ जा रही है और इंटरनल कहाँ जा रही है, लेकिन हम ज़्यादातर यहीं से मैयर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, व्हाट डज अ वीक थ्रेडी पल्स इंडिकेट। वीक थ्रेडी पल्स से क्या मुराद है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब आप नतीजा निकालेंगे जब आपको वीक थ्रेडी पल्स मिलेगी। अच्छा, वीक और थ्रेडी में भी थोड़ा सा फ़र्क है, दोनों को मैं अभी भी एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन पहले आप कोशिश करें कि आंसर गैस कर सकें। करेक्ट आंसर है लो कार्डियक आउटपुट या शॉक की कंडीशन होगी। थ्रेडी पल्स सजेस्ट पुअर सर्कुलेशन ड्यू टू ब्लड लॉस, डिहाइड्रेशन और हार्ट फेलियर। अब मैं आपको अगर बताऊं थ्रेडी पल्स यानी आप ये देखिए कमज़ोर नब्ज़ है, वीक नब्ज़ है आपकी। अगर नब्ज़ कमज़ोर आ रही है वो कब आएगी, जब आपका क्या होगा, सही से खून पंप नहीं हो रहा होगा, या फिर क्या होगा आपका जो खून आ रहा है वो कम कम आ रहा है, जिसकी वजह से आपको पैल्पेशन नहीं हो पा रही, आप नब्ज़ को महसूस नहीं कर पा रहे। थ्रेडी और वीक पल्स में इंडिकेट डिक्रीज सर्कुलेशन, कि अब खून की जो सर्कुलेशन है वो कम है। जबकि अभी हम बाउंडिंग भी पढ़ेंगे, बाउंडिंग जब आएगा यानी ज़ोर ज़ोर से नब्ज़ का फील होना, उसमें क्या होगा, उसमें हाई ब्लड प्रेशर यानी कि सर्कुलेशन बहुत फास्ट हो रही है, इसलिए ज़ोर वाली नब्ज़ आ रही है। जब सर्कुलेशन खून कम कम से आएगा तो आपकी क्या होगी, नब्ज़ कमज़ोर आएगी। थ्रेडी और वीक में भी डिफरेंस देखें तो थ्रेडी पल्स क्या होती है, थ्रेडी पल्स जो होती हैं दे आर नॉट ईजिली फेल्ट एंड स्लाइट प्रेशर कॉजेज इट टू डिसअपियर। मतलब कि ये ईजिली फील नहीं होंगी और आप थोड़ा सा प्रेशर यानी नब्ज़ को थोड़ा सा ज़ोर से दबाएंगे तो ये आपको महसूस होना भी बंद हो जाएगी। वीक पल्स की बात करेंगे, ये थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं बनिस्बत थ्रेडी की, स्ट्रॉन्ग वैसे नहीं होती हैं मतलब कि ज़्यादा ज़ोर की नहीं, लेकिन थ्रेडी और वीक में जब कंपैरिजन करते हैं तो वीक वाली थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होंगी कि लाइट प्रेशर कॉजेज द पल्स टू अपीयर, लेकिन ये भी क्या होंगी, थोड़ा सा प्रेशर लगाने से ये भी डिसअपियर हो सकती हैं। लेकिन वीक पल्स थोड़ी थोड़ी फील होगी, थ्रेडी बिल्कुल ही आप कह लें फील नहीं होती, बिल्कुल लाइट सा इसका डिटेक्शन आती है। तो ये डिफरेंस भी थोड़ा सा याद रखना है आपने। क्वेश्चन नंबर 6 सीखेंगे, व्हाट डज अ बाउंडिंग पल्स इंडिकेट। बाउंडिंग पल्स से क्या मुराद है, क्या इंडिकेट करती है, ये अभी मैंने आपको बताया, आप आंसर फिर से गेस करेंगे।
करेक्ट आंसर है इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, फीवर और फ्लूइड ओवरलोड, कि आपकी बॉडी में फ्लूइड बहुत ज़्यादा है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो गया है, कार्डियक आउटपुट बहुत ज़्यादा है, बीपी बढ़ चुका है, सर्कुलेशन ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपको बाउंडिंग ये पल्स मिल रही है। इट में अकर इन अनीमिया, हाइपरथायराइडिज्म और अर्ली सेप्सिस, सेप्सिस इन्फेक्शन की कंडीशन है, उसमें भी मिल सकता है। 2-3 नाम आपने याद रखने हैं क्योंकि ये MCQs में या शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकते हैं कि आपका जब कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होता है, वॉल्यूम ज़्यादा हो, बुखार हो, फ्लूइड ओवरलोड हो, आपको हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन हो, या फिर आपको इन्फेक्शन की कंडीशन हो, या अनीमिया की कंडीशन हो, तब भी आपको बाउंडिंग पल्स मिल सकती है। थ्रेडी कमज़ोर नब्स और बाउंडिंग ज़ोरदार नब्स, ये मैंने अभी आपको बताया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, व्हाट इज़ द नॉर्मल कैपिलरी रिफिल टाइम, CRT नॉर्मल कितना होता है। ये शायद मैं एक्टिविटी क्लास में करवाना भूल गई थी और ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ था, इसीलिए क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया है। मैं इसकी बाकायदा वीडियो अटैच करूँगी ताकि आप देख सकें कि कैपिलरी रिफिल टाइम होता क्या है। यानी आप ज़ोर से अपने हाथ को दबाएं, आप उसके बाद बिल्कुल छोड़ दें, यानी जब आप दबा रहे होते हैं तो वाइट सी कंडीशन, वाइट स्किन होने लग जाती है और जैसे ही छोड़ते हैं वापस से रेड हो जाती है। तो वो कितना टाइम होती है कि आपके दबाने के बाद वो फ़ौरन से रेड होती है, तो उसे नॉर्मल कैपिलरी रिफिल टाइम कहते हैं। कि आपने दबाया, वो क्या हुआ, उसमें से थोड़ा सा जो खून है पीछे की तरफ, उसकी सर्कुलेशन आपने बंद की, लेकिन जैसे ही छोड़ा तो अब कैपिलरी दोबारा से, यानी खून वापस से उन शरानों में, उन वेसल्स में आना शुरू हुआ। तो वो कितने टाइम में आना शुरू होता है, नॉर्मल कितना टाइम होना चाहिए, ये बात की गई है। तो आप बताएंगे कि नॉर्मल कैपिलरी रिफिल टाइम क्या है। करेक्ट आंसर है लेस देन 2 सेकेंड्स, यानी 2 सेकेंड के अंदर अंदर वो वापस से आपकी जगह रेड हो जाती है। लेकिन अगर ये डिले हो जाए तो इसका मतलब क्या है, पुअर परफ्यूजन, यानी आपकी सर्कुलेशन अच्छी नहीं जा रही, जैसे कि शॉक और डिहाइड्रेशन की कंडीशन में मिल सकती है आपको। नॉर्मल कितनी है, 2 सेकेंड से के अंदर अंदर रिफिल हो जाना चाहिए, रेडिश हो जाना चाहिए, पिंकिश हो जाना चाहिए वो एरिया। लेकिन अगर वो डिले होता है तो वो पुअर परफ्यूजन को इंडिकेट कर सकता है। इसकी वीडियो साथ अटैच होगी। क्वेश्चन नंबर 8, वेयर इज़ द एपिकल पल्स बीट ऑस्कल्टेटेड, जो आपकी एपिकल पल्स थी वो कहाँ पे बेस्ट ऑस्कल्टेट की गई थी, सुनी गई थी, या आपने प्रैक्टिस की थी। कोशिश करें आंसर गेस करें, नहीं तो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। करेक्ट आंसर है लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे, क्योंकि मिड क्लेविकुलर लाइन पे जो हमने ऑस्कल्टेट की थी वो आपकी बेस्ट एपेक्स साइट होती है। वहीं पे हार्ट क्या होता है, वह आपका जो एपेक्स है हार्ट का वहीं लोकेटेड होता है और वहीं पे आप बेस्ट उसको ऑस्कल्टेट कर सकते हैं। मैं पिक्चर अटैच कर देती हूँ ताकि आप इजीली समझ सकें। ये देखें, ये मिड क्लेविकुलर लाइन थी और यहाँ जो हमने ऑस्कल्टेट किया था वो उसकी एपेक्स साइट थी और यहीं हमने उसको बेस्ट ऑस्कल्टेट किया था, सुना था। ये एपेक्स है आपके हार्ट का। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, व्हाट इज़ द बेस्ट पोजीशन फॉर ऑस्कल्टेटिंग हार्ट साउंड्स। बेस्ट पोजीशन क्या है, यानी क्लाइंट की, आपके पेशेंट की, या नॉर्मली इंडिविजुअल की, कौन किस तरीके से आप उसे बिठाएंगे, लिटाएंगे जब आपने हार्ट को ऑस्कल्टेट करना, वो कौन सी बेस्ट पोजीशन होती है। करेक्ट आंसर है सिटिंग अप और लेफ्ट लैटरल पोजीशन। या तो आप बैठ जाएं, बैठा कर करेंगे, या फिर आप क्या करेंगे, लेफ्ट लैटरल पोजीशन पे आप उसे रखेंगे। इसका मैं आपको अभी पिक्चर दिखाती हूँ। इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, आप इस ऑस्कल्टेट कर सकते हैं, साउंड्स को सुन सकते हैं। लेफ्ट लैटरल पोजीशन इन्हांसेस द साउंड ऑफ मर्मर्स एंड हार्ट फेलियर साइंस। जब स्पेशली अगर आप कर रहे हैं किसी ऐसे पेशेंट के अंदर जिनको हार्ट प्रॉब्लम्स हैं या जिनको ऑलरेडी इशू है, उनको हम लैटरल पोजीशन में क्यों करते हैं, लेफ्ट लैटरल पोजीशन, यानी कि लेफ्ट साइड पे थोड़ी सी करवट होती है। वो क्यों होती है, उस तरीके से आप जो साउंड है वो बहुत अच्छे से सुन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर। कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता है बीपी मेजर करने के लिए। करेक्ट आंसर है स्विग्मोमैनोमीटर। इट कंसिस्ट ऑफ कफ, पंप, स्टेथोस्कोप और डिजिटल सेंसर। स्विग्मोमैनोमीटर, ये डिवाइस का आपने नाम याद रखना है, पिक्चर भी साथ दिखाई गई है। इसका कफ होता है, इसका पंप होता है, कफ जो हम बाजू पे चढ़ाते हैं, पंप जिससे हम एयर अंदर फिल करते हैं, स्टेथोस्कोप जिससे हम सुन रहे होते हैं, और साथ में कोई डिजिटल सेंसर भी इसका प्रोवाइड किया जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि डिजिटल है या मैनुअल है। तो स्विग्मोमैनोमीटर आपने याद रखना है, इससे हम बीपी मेजर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डज द फर्स्ट हार्ट साउंड इंडिकेट। ये तो आपको आता होगा कि फर्स्ट हार्ट साउंड से मुराद क्या है, क्या होता है फर्स्ट हार्ट साउंड के अंदर, S1 के अंदर।
करेक्ट आंसर है क्लोजर ऑफ एवी वॉल्व्स मिट्रल एंड ट्राइकस्पिड मार्क्स द बिगनिंग ऑफ सिस्टोल। इसके अंदर क्या होती है, आपके सिस्टोल की बिगनिंग होती है कि अब कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो रही है। क्लोजर ऑफ एवी वॉल्व्स है, ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। व्हाट डज द सेकेंड हार्ट साउंड इंडिकेट। S2 साउंड क्या इंडिकेट करता है। करेक्ट आंसर है क्लोजर ऑफ सेमी ल्यूनर वॉल्व्स अयोटिक एंड पल्नरी अकर्स एट द एंड ऑफ सिस्टोल। जब कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट हो जाती है तो क्या होती है, क्लोजर होती है सेमी ल्यूनर वॉल्व्स की, और तभी आपको साउंड प्रोड्यूस होता है। साउंड को मैं अटैच कर रही हूँ, ये साउंड आप S1 S2 इकट्ठे से सुनेंगे और कोशिश करनी है कि अब ना भूलें इसको। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। व्हाट डज एन एबनॉर्मल S3 हार्ट साउंड इंडिकेट। S3 हार्ट साउंड क्या इंडिकेट करता है, ये बताएंगे कि एबनॉर्मल होता है और इसमें क्या इंडिकेशन होती है। करेक्ट आंसर है हार्ट फेलियर या फ्लूइड जब ओवरलोड होता है, इसे वेंट्रिकुलर गैलप भी कहते हैं। इसका भी साउंड अटैच कर रही हूँ, वो सुनेंगे। और अब नहीं भूलना चाहिए कि जब हार्ट फेलियर होता है, सही से पंप नहीं कर पा रहा या आपके फ्लूइड बहुत ज़्यादा हार्ट में इकट्ठा हो जाए, तब ये साउंड आपको प्रोड्यूस होता है। Question number 14. What does an abnormal S4 heart sound indicate? Abnormal S4 heart sound क्या indicate करता है। करेक्ट आंसर है हाइपरटेंशन या फिर लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। जब आपकी वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है, स्टिफनेस है और हाइपरटेंशन हो चुका है, तब ये साउंड आपको प्रोड्यूस हो सकता है। इसे एट्रियल गैलप भी कहते हैं। ये दूसरा नाम भी आपने याद रखना है, साउंड भी साथ अटैच्ड है, वो सुनना है, अब नहीं भूलना चाहिए ये। क्वेश्चन नंबर 15। वेयर इज़ द अयोटिक वॉल्व बेस्ट ऑस्कल्टेटेड। आपने अयोटिक वॉल्व को कहाँ पे बेस्ट सुना था, ऑस्कल्टेट किया था स्टेथोस्कोप के साथ। करेक्ट आंसर है राइट सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस टर्नल बॉर्डर, जिसे हमने कहा था कि सेकेंड जो आपकी इंटरकोस्टल स्पेस थी और बिल्कुल टर्नल बॉर्डर के साथ हमने इसको पैल्पेट किया था। ये आपने याद रखना है, ये हम लोग अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर चुके हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 16। वेयर इज़ द पल्नरी वॉल्व बेस्ट ऑस्कल्टेटेड। पल्नरी वॉल्व बेस्ट ऑस्कल्टेट आपने कहाँ की थी, कहाँ सुनी थी। पिछली आपने पिक्चर में भी वैसे ये देख लिया होगा आंसर, तो गैस करें। करेक्ट आंसर है लेफ्ट सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस पे की थी, स्टर्नल बॉर्डर पे, बिल्कुल स्टर्नल बॉर्डर के साथ ही की है। जो आपने इससे पहले की थी वो राइट पे थी, ये लेफ्ट पे है। ये अब नहीं भूलना चाहिए, वैसे तो क्लास में बहुत ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस हमने की है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। वेयर इज़ द ट्राइकस्पिड वॉल्व बेस्ट ऑस्कल्टेटेड। जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है वो कहाँ पे ज़्यादा बेस्ट यानी अच्छे तरीके से सुनाई देता है। करेक्ट आंसर है लेफ्ट फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस टर्नल बॉर्डर, जो बिल्कुल टर्नल बॉर्डर के साथ लेफ्ट फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे ये सुना था। क्वेश्चन नंबर 18। वेयर इज़ द मिट्रल वॉल्व बेस्ट ऑस्कल्टेटेड। मिट्रल वॉल्व कहाँ पे बेस्ट ऑस्कल्टेट किया था आपने। करेक्ट आंसर है लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन, और यहीं पे हमने एपेक्स जो था हार्ट का उसे ऑस्कल्टेट किया था, ये भी याद रखना है आपने। क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट इज़ अ हार्ट मर्मर। हार्ट मर्मर क्या होता है, सिंपल इसके डेफिनेशन या कुछ अगर आपको याद हो तो उसका गेस करें, अपने माइंड में रिकॉल करें कि हार्ट मर्मर से क्या मुराद है।
करेक्ट आंसर है एन एबनॉर्मल हार्ट साउंड कॉज्ड बाय टर्बुलेंट ब्लड फ्लो, यानी जब आपका एबनॉर्मल हार्ट साउंड है, जब आपका खून गलत तरीके से यानी कि इरेगुलर फ्लो करता है, तब ये आपका हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है। ये याद रखना है कि जब आपका टर्बुलेंट ब्लड फ्लो होगा, इरेगुलर ब्लड फ्लो होगा, तब आपको ये हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट डज अ पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब इंडिकेट? पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब से क्या मुराद है? इससे क्या आप नतीजा अखज़ कर सकते हैं जब आपको पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब सुनाई देती है? करेक्ट आंसर है पेरिकार्डाइटिस। अब जो पेरिकार्डियल हम बात कर रहे थे ये रब फ्रिक्शन की, आप ये देखें कि हार्ट के अराउंड एक लेयर होती है जिसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं। अगर ये पेरिकार्डियम इन्फ्लेम कर जाए, बिल्कुल शीत की तरह समझे कि एक शीत है, अगर ये शीत इन्फ्लेम कर जाए तो पेरिकार्डाइटिस होता है। यानी अगर आपकी हार्ट के अराउंड ये जो बिल्कुल हमने शीत जिसके अंदर हार्ट लिपटा पड़ा था ये इन्फ्लेम कर गई, इसकी सोजिश हो गई है, अगर सोजिश हो जाए तो इसके बाद एक साउंड प्रोड्यूस होता है जिसे पेरिकार्डियल रब फ्रिक्शन कहते हैं। और वो क्यों हो रही है? यानी कि ये इन्फ्लेम है, हार्ट जब पंप कर रहा है तो एक फ्रिक्शन से प्रोड्यूस हो रही है, उसी से ये नाम लिया गया है। ये आपने ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट डज जुगुलर वेन डिस्टेंशन इंडिकेट? JVD की जब आपकी डिस्टेंशन होती है, फुलाव आपने देखा था, तो इससे क्या मुराद लिया था? क्या आपने इसका नतीजा निकाला था? ये किस कंडीशन में होती है? करेक्ट आंसर है राइट साइडेड हार्ट फेलियर में, या जब आपका इंक्रीज सेंट्रल वीनस प्रेशर होता है, यानी वेन से जो प्रेशर आ रहा है, सेंट्रल प्रेशर जो आपकी ये इन्फीरियर वेना के या सुपीरियर वेना के वहाँ लेके आ रही है, इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा है, या फिर आपका राइट साइड का हार्ट फेलियर है, तब आपको क्या होता है ये देखने को मिल सकता है, ये डिस्टेंशन देखने को मिल सकती है। ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ पिटिंग एडीमा? पिटिंग एडीमा की क्या अहमियत है, आपकी क्या सिग्निफिकेंस है? अच्छा, परेशान नहीं होना कि ये चीज़ें हमें नहीं पढ़ी थी इसीलिए पढ़ा रही हूँ, कि कोई चीज़ स्किप हो गई हो तो आपने यहाँ देखनी है। ये सारी चीज़ें आपकी CVS की असेसमेंट में इंपॉर्टेंट है तो इसीलिए मेंशन की गई हैं, तो आपने सारी चीज़ों को सिर्फ याद रखना है। इसका करेक्ट आंसर है कि अगर आपको पिटिंग एडीमा है, पहले पिटिंग एडीमा में यहाँ पिक्चर में आप देखें कि आप उंगली से बीच में इस तरीके से एक निशान बनाते हैं, डिप बनाते हैं, तो थोड़ी देर के बाद जब हाथ हटाएंगे तो वो डिप थोड़ी देर के लिए बना रहता है और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके वो ऊपर स्किन आती है। अगर ऐसा होता है सोजिश के ऊपर कि आप उंगली रखें और खड्डा सा बन जाए, उसे पिटिंग एडीमा कहते हैं। अगर खड्डा नहीं बनता, स्किन वापस से ऊपर आ जाती है, उसे नॉन पिटिंग एडीमा कहते हैं। अगर पिटिंग एडीमा होता है उससे मुराद क्या है कि नीचे फ्लूइड बहुत ज़्यादा रिटेन कर रहा है, रह रहा है, और ज़्यादातर किस कंडीशन में हार्ट फेलियर होता है कि अगर पिटिंग एडीमा है, हार्ट फेलियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट डज नॉन पिटिंग एडीमा सजेस्ट? नॉन पिटिंग एडीमा क्या सजेस्ट करता है, उससे क्या आप इंडिकेट कर सकते हैं, क्या उससे मुराद हो सकता है, ये किस कंडीशन में आपको मिल सकता है? करेक्ट आंसर है लिम्फ एडीमा, यानी कि जब आपके लिम्फ की वजह से कोई सोजिश हो या कोई थायराइड का डिसऑर्डर हो, तब आपको नॉन पिटिंग यानी आप टच करेंगे, उंगली से नीचे खड्डा बनाने की कोशिश करेंगे, डिप बनाएंगे, लेकिन डिप नहीं बनेगा, वापस से स्किन ऊपर आ जाएगी, वो नॉन पिटिंग एडीमा है। पिटिंग याद रखना जब बनेगा हार्ट फेलियर के आपके चांसेस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, हाउ इज़ पेरिफेरल साइनोसिस असेस्ड? जब आपने पेरिफ्री की साइनोसिस को असेस करना होता है तो किस तरीके से करते हैं? साइनोसिस क्या होती है कि आपकी डिस्कलरेशन हो जाए, बिल्कुल ब्लूइश आपके जो फिंगर्स हैं, टोज़ हैं, ब्लूइश होने लग जाएं। आंसर वैसे मैं खुद ही आपको बता चुकी हूँ कि आप क्या करते हैं, ये इस तरीके से, ये आपकी पेरिफ्री यानी हाथ पाँव की जो साइनोसिस होती है ये होती है जिसे ब्लूइश डिस्कलरेशन कहते हैं। ये सिर्फ नाम आपने याद रखना है कि साइनोसिस कहीं आ जाए तो उससे क्या मुराद है कि यहाँ ब्लूइश आपके जो हाथ पाँव होने लग जाते हैं, ये क्या है, ये आपकी साइनोसिस है। और पेरिफ्रीज की है यानी कि आपको अंगूठे की भी मिल सकती है, हाथ पाँव की भी मिल सकती हैं, और आपको क्या कहते हैं, पाँव की भी मिल सकती है, हाथ की भी और पाँव की भी। बाय चेकिंग नेल बेड चेक करेंगे, लिप्स चेक करेंगे, और साथ में एक्सट्रीमिटीज़ वही अपर लिम लोअर लिम चेक करेंगे। ज़्यादातर उंगलियां चेक की जाती हैं, हाथ की भी पाँव की भी। ये इस तरीके से ब्लूइश हो, इससे कम कलर भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि इतना डार्किश कलर हो, लेकिन जो ब्लूइश अपीयर हो रही होती हैं वो क्यों होती है, साइनोसिस की वजह से होती है। नाम आपने याद रखना है।
क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट डज डिलेड कैपिलरी रीफिल इंडिकेट। ये हमने अभी इससे मिलता जुलता क्वेश्चन किया था जब नॉर्मल कैपिलरी रीफिल किया था कि 2 सेकंड के अंदर अंदर आपका रीफिल होना चाहिए, और अगर डिले होगा यानी कि देर से होगा तो उससे क्या मुराद है। करेक्ट आंसर है पुअर पेरिफेरल परफ्यूजन ड्यू टू शॉक और हाइपोवोलेमिया, के खून कमी है, खून के जो वॉल्यूम है उसकी कमी है, आपकी परफ्यूजन सही से नहीं है। किस वजह से हो सकती है, किसी शॉक की वजह से हो सकती है, हाइपोवोलेमिक शॉक की वजह से भी हो सकती है, यानी वॉल्यूम कम हो उसकी वजह से भी कंडीशन आ सकती है। व्हाट इज़ क्लॉडिकेशन। क्लॉडिकेशन मुझे पता है बुक में नहीं है, लेकिन ये आपको नाम आना चाहिए क्योंकि एक साइन एंड सिम्टम की तरह अपीयर होता है। कोशिश करें अगर आपको आता है तो उसे रिकॉल करें, नहीं तो मैं आंसर अभी बताती हूँ। सिर्फ आपने डेफिनेशन और इसका नाम का मतलब याद रखना है, और रखना ज़रूर है क्योंकि जब हम सीरियस असेसमेंट की बात करते हैं ये वर्ड्स आते हैं, तो ये आप याद कर लें तो अच्छा है। करेक्ट आंसर क्या है, क्लॉडिकेशन से मुराद होता है कि जब आप वॉक करते हैं और वॉक की वजह से आपको लेग्स में पेन स्टार्ट हो जाता है, और वजह एक ही होनी चाहिए कि आपकी आर्टीरियल ब्लड सप्लाई कम है जिसकी वजह से आपको टांगों में दर्द शुरू हुआ है। ये नहीं कि एक्स्ट्रा वॉक करने की वजह से अगर टांगों में दर्द हो रहा है वो वाला क्लॉडिकेशन नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर आपकी आर्टीरियल ब्लड सप्लाई, ये आप ये देखें पिक्चर के अंदर कि ये नॉर्मल आर्टरी थी, लेकिन किसी वजूहत की वजह से, जैसे कि यहाँ वजूहत क्या दिखाई है कि एक आप देखें वॉल के ऊपर ब्लैक पीला पीला सा बना हुआ है, रास्ता कम हो गया है, रास्ता कम होने की वजह से अब खून पूरा सही से नीचे नहीं आ रहा। जब खून इनएडिक्वेट है, इनसफिशिएंट है, प्रॉपर नीचे नहीं आएगा तो क्या होगा, अगर आप इसी टांग पे ऊपर चल रहे हैं तो उसे खुराक चाहिए, खून चाहिए, लेकिन अब वो सही से पहुंच नहीं पा रहा तो पेन स्टार्ट हो जाएगा। इस कंडीशन के अंदर जो पेन स्टार्ट हुआ उसे क्लॉडिकेशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये पेन रेस्ट करते ही बिल्कुल ठीक हो जाता है। आपने याद रखनी है कि पेन अगर लेग्स में ड्यू टू इनएडिक्वेट आर्टेरियल ब्लड सप्लाई है वो क्लॉडिकेशन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज़ एंकल ब्रेकियल इंडेक्स यूज्ड फॉर ABI। किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। परेशान नहीं होना कि एंकल ब्रेकियल इंडेक्स क्या है, हमने तो क्लास में नहीं पढ़ा, मैं भी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सिर्फ नाम याद रखने हैं, ये नाम आपको आगे काम आएंगे इसलिए करवा रही हूँ कि क्लास में इतना टाइम नहीं था कि हम ये सारी चीज़ें कवर कर सकते, इसलिए ये जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें रह गई हैं, जो रिपीटेशन की हैं, जो आपको CVS में आनी चाहिए, वो ये आपको इसमें कवर हो जाएगा। ABI क्या है, ये असेस करता है पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ को। अब आपने क्या करना होता है इसके अंदर, अगर थोड़ी सी ये पिक्चर देख सकें, जो आपने इसमें करना होता है उसमें सबसे पहले आपने ब्रेकियल जो आपकी है आर्टरी, उसको आपने, ये जो ABI पढ़ा था ना एंकल ब्रेकियल, एक तो ब्रेकियल आर्टरी जो बाजू में होती है आपने उसको, उसका ले लेना है सिस्टोलिक प्रेशर, यानी उसका BP आपने ले लेना है, यानी ऊपर वाली 120/180 पढ़ते थे ना, उसमें से ऊपर वाली का आपने वैल्यू लिख लेनी है, सिस्टोलिक वाली, कॉन्ट्रैक्शन वाली। उसके बाद हम एंकल में जैसे डॉर्सालिस पीडियस आर्टरी है वो ले लेंगे। अब आपने ये क्या करना है दोनों साइड पे, अब ये मैंने दोनों साइड की क्या की, लेफ़्ट की ली, उसके बाद दोनों साइड की राइट की ली। उसके बाद आप ये देखेंगे कि क्या राइट और लेफ़्ट में ये जो ABI इंडेक्स निकाला, यानी इन दोनों को हम लोगों ने दोनों को जो डिवीजन करके निकाली है वैल्यू, क्या सेम है कि आपकी इरेगुलर है, यानी कि दोनों की अनमैचेबल है। अगर अनमैचेबल होगी, दोनों की अलग अलग होगी, तो इसका मतलब कोई ना कोई पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ चल रही है। ये हम वैसे ही चेक करते हैं जब आपकी स्पेशली कोई पेशेंट इस तरह से आता है जिसको क्लॉडिकेशन कोई बता रहा है या कोई इस तरह से प्रॉब्लम बता रहा है, वहाँ आप क्या करते हैं ABI इंडेक्स ले सकते हैं। इतना याद रखना है कि एंकल की और आपकी ब्रेकियल आर्टरी जो कि आपकी बाजू में होती है, लेफ़्ट की भी राइट की भी, दोनों का हम लेंगे सिस्टोलिक प्रेशर, और उसके बाद दोनों को चेक करेंगे क्या दोनों में की वैल्यू सेम है या नहीं है। उससे क्या होता है, आप इससे पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ को देख सकते हैं। और थोड़ा सा अगर फॉर्मूला अगर याद रह जाता है तो याद रखना है कि सिस्टोलिक दोनों में हमने क्या किया था, उसको डिवाइड करके ये वैल्यू निकाली है। अगर ये याद रहता है तो याद रख लें, नहीं तो इतना ज़रूर याद रखना है कि ABI इंडेक्स में क्या किया है, कंपैरिजन किया है लेफ़्ट और राइट का। किस तरह से किया है, हमने ब्रेकियल और उसी साइड की, यानी ऊपर वाले हाथ की, ऊपर अपर लिम्ब की भी और लोअर लिम्ब की आर्टरी को पैल्पेट करके, उसको ब्लड प्रेशर को देखकर, ब्लड प्रेशर ऊपर वाला अपर लिम्ब का भी और लोअर लिम्ब का भी हम मेजर करते हैं। उसके बाद लेफ़्ट और राइट से कंपेयर करेंगे, उस तरीके से हम पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ को जो है असेस करेंगे। जितना इसमें से याद रह सके उसमें से आपने याद ज़रूर रखना है। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट डज अ पॉजिटिव होमन साइन इंडिकेट। पॉजिटिव होमन साइन क्या इंडिकेट करता है। परेशान नहीं होना, अभी तक नहीं पढ़ा, लेकिन ये DVT और होमन आपको आना चाहिए, सिर्फ नाम आना चाहिए, इसलिए सिर्फ नाम ही लिखे हुए हैं। अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं इसको।
आपका होमन साइन मिलता है डीवीटी के अंदर, डीप वेन थ्रोम्बोसिस के अंदर। वो क्या होती है? अब नाम खुद बता रहा है, एक तो डीप वेन्स के अंदर मिलेगा और थ्रोम्बोसिस क्या है? आप ये देखिए, ये खून की आपकी क्या थी, आर्टरीज थी, इसके अंदर अगर इस तरीके से जो आपको दिख रहा है ये प्लैग मिल जाए, प्लैग मिलने की वजह से खून सही से नहीं आपका करता, सही से ट्रेवल नहीं करेगा, तो ऐसी केस के अंदर आपको क्या मिल सकती है? पेन मिलेगी। और वो कैसे मिलेगी वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये आपने याद रखना है, ये थ्रोम्बोसिस ये बना हुआ है। जब ये थ्रोम्बोसिस डिटैच हो जाए तो एम्बोलाई कहलाता है, सिर्फ नाम है। थ्रोम्बोसिस क्या है? खून के अंदर, ये आपकी खून की जो नाली थी उसके अंदर क्या बना है? वेन्स के अंदर। ये भी याद रखना, आर्टरी में नहीं है, वेन्स के अंदर है। वेन्स के अंदर इस तरह से आपका जो है थ्रोम्बस बना हुआ है। थ्रोम्बस अगर डिटैच हो जाए, ये अभी अटैच है, अगर थ्रोम्बस क्या है जो अटैच रहता है आपकी वेन्स के साथ, अगर डिटैच हो जाए तो एम्बोलाई बन जाता है या एम्बोलस बन जाता है। एम्बोलस, सॉरी मैं इसकी स्पेलिंग फिर से लिख देती हूँ, BOLUS, एम्बुलेंस। ठीक हो गया, ये आपने याद रखना है। अब ये देखें कि होमन साइन क्या था। होमन साइन के अंदर आपने से पिक्चर देखनी है कि इसने आपकी, यानी कि आपने क्या किया है, आपके डॉक्टर ने, आपके थेरेपिस्ट ने या आपकी नर्सेज ने क्या करना है, पेशेंट को इस तरीके से लिटा लेना है, टांग को इस तरीके से ग्रैस्प करना है और इस तरीके से पाँव की उंगलियां अपनी तरफ करनी है, जिसे डॉर्सिफ्लेक्शन कहते हैं। जब पाँव की उंगलियां अपनी तरफ करेगा तो ये काफ के अंदर, मसल्स के अंदर पेन अराइज कर जाता है, इसका मतलब ये साइन पॉजिटिव है। अगर इस तरीके से पोजीशन करने पे और उंगलियां अपनी तरफ करने से, यानी डॉर्सिफ्लेक्शन करने से काफ में पेन अराइज हो जाए, उसे कहते हैं पॉजिटिव होमन साइन। और ये कब मिलता है? जब चांसेस होते हैं नीचे डीप वेन थ्रोम्बोसिस है। इसका मतलब क्या है? जब ये चेक करेंगे इसका मतलब नीचे ये वाली कंडीशन वो एग्जिस्ट करती है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर ये आपका पॉजिटिव हो तो नीचे डीवीटी होने के चांसेस हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द नॉर्मल ऑक्सीजन सेचुरेशन रेंज? SpO2 क्या है? ऑक्सीजन सेचुरेशन की जो नॉर्मल रेंज है वो क्या है? करेक्ट आंसर है आपकी 95 to 100%। अच्छा, ये भी मैं क्वेश्चंस क्यों करा रही हूँ, इस तरीके से आप ऑक्सीमीटर देखते हैं उंगली पे लगा के, अक्सर हॉस्पिटल्स में भी किस तरह से ऑक्सीमीटर लिखा होता है। अब जो क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी अगले 7-8 वो इसी से रिलेटेड होंगे कि ऑक्सीमीटर लगा होता है, इसके ऊपर SpO2 लिखा होता है, इसके ऊपर PR लिखा होता है, इसके ऊपर RR लिखा होता है, वो वैल्यूज़ क्या होती हैं, उससे क्या मतलब है। सबसे पहले तो SpO2 हमने अभी देखा, SpO2 क्या है? ये मैयर करके देता है कितनी ऑक्सीजन आपके खून के अंदर है। कितनी ऑक्सीजन है? 95 से अगर 100 है तो ये नॉर्मल है, क्योंकि अगर 85 से नीचे चली जाए तो बड़ा आपके लिए कह लें फेटल होता है, जानलेवा होता है। लेकिन अगर 95 to 100 है तो ये नॉर्मल है। लेकिन अगर 82 भी, अगर ये सॉरी क्या कहते हैं 85 तो मैंने बता दिया ना, 85 से नीचे जाएगा तो जानलेवा है। तो लेकिन 85 से 95 भी रहेगा तो भी क्या है, इसका मतलब नीचे कोई ना कोई प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन सेचुरेशन कम है। तो यानी ये भी एक अलार्मिंग कंडीशन है। नॉर्मल कब होगा? जब 95 से 100 होगा। तो SpO2 क्या है? कितनी ऑक्सीजन आपकी है ब्लड के अंदर, ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 30, विच पल्स इज कॉमनली यूज टू चेक सर्कुलेशन इन लोअर लिम्स? कौन सी पल्स आप चेक करते हैं जब आपने लोअर लिम्स, टांगों के अंदर यानी कि लोअर लिम्ब के अंदर आपने सर्कुलेशन को चेक करना हो, कौन सी पल्स को आप चेक करते हैं? करेक्ट आंसर है डॉर्सैलिस पीडिस और पोस्टीरियर टिबियल पल्स। कि आप कौन सी चेक करेंगे? ये दोनों ही चेक कर सकते हैं पाँव के अंदर। पोस्टीरियर टिबियल को हम यहाँ पे यही उंगलियाँ रखकर चेक करते हैं, जबकि डॉर्सैलिस पीडिस को हम कहाँ करते हैं? यहाँ पे रखकर उंगलियाँ, यानी कि आपकी कौन सी, एक इंडेक्स और आपकी मिडल फिंगर को यहीं पे रखकर आप पैल्पेट कर सकते हैं, पल्स को चेक कर सकते हैं। दोनों आर्टरीज का नाम आपको आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 31, जो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर भी साथ ही आपका डिस्प्ले हो गया है। व्हाट इज परफ्यूजन इंडेक्स ऑन एन ऑक्सीमीटर? जो अभी हमने ऑक्सीमीटर की पिक्चर देखी थी उसके अंदर आपको PI भी लिखा मिल सकता है। PI से क्या मुराद है? परफ्यूजन इंडेक्स कहते हैं इसको। ये क्या करती है? ये मेजर करती है कितना ब्लड फ्लो की स्ट्रेंथ है आपकी सेंसर साइड पे, यानी आप उंगली पे लगाया, कितना आपका ब्लड फ्लो की कितनी स्ट्रेंथ है, क्या सही से फ्लो कर रहा है, क्या वीक फ्लो कर रहा है, सर्कुलेशन अच्छी है या बुरी है, ये बताएगा परफ्यूजन इंडेक्स, बताएगा आपको PI। ये आपने याद रखना है। अच्छा, ये भी आप देख लें,
वही सारी वैल्यूज़ आप इसके ऊपर मैंने लिखी हुई है। ऑक्सीमीटर की रीडिंग्स पे SpO2 मिल जाए। SpO2 नॉर्मल कितना है याद रखना है, 95 to 100 आपका होता है ये जो रेंज होती है नॉर्मल की। बिलो 90 चला जाइए, स्पेशली आपका 85 से नीचे तो बहुत ज़्यादा जानलेवा है, लेकिन 90 से भी नीचे जा रहा है तो हाइपोक्सिया, लो ऑक्सीजन इसको कहते हैं। परफ्यूजन इंडेक्स कितना नॉर्मल है, 0.02% से 20% आपका नॉर्मल होता है। अगर ये कम हो जाए तो पुअर सर्कुलेशन को बताता है, हार्ट ठंडे बर्फ होते हैं उस कंडीशन के अंदर। PR पल्स रेट को देखा जाए तो वो कितना होता है, 60 to 100 बीट्स पर मिनट। अगर बिलो 60 चला जाए तो ब्रेडिकार्डिया होता है ये, और अगर 100 से ऊपर चला जाए टेकिकार्डिया होता है, ये भी हमने डिस्कस भी किया है। रेस्पिरेटरी रेट कितना नॉर्मल है, 12 से 20 ब्रीथ होनी चाहिए, 12 से 20 बार सांस लेना चाहिए 1 मिनट के अंदर। अगर 12 से नीचे जाएगा तो स्लो ब्रीदिंग है, 20 से ऊपर जाएगा तो फास्ट ब्रीदिंग है। नॉर्मल रेंजेस आपने याद रखनी है, SpO2 की 95 to 100 है, PI 0.02 से 20% है, PR 60 to 100 बीट्स पर मिनट है, RR रेस्पिरेटरी रेट 12 to 20 ब्रेथ्स पर मिनट है। ये आपने ऑक्सीमीटर की रीडिंग्स याद रखनी है। नॉर्मल SpO2 से क्या मुराद है कि ऑक्सीजन लेवल अच्छा है। नॉर्मल PI से क्या मुराद है कि आपका ब्लड फ्लो अच्छा है। नॉर्मल PR से क्या मुराद है कि आपकी हार्ट रेट हेल्दी है। और नॉर्मल RR से क्या मुराद है, आपकी ब्रीदिंग जो लंग्स हैं वो ठीक से काम कर रही हैं। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज़ नॉर्मल PI रेंज, अभी हमने डिस्कस किया, कोशिश करें उसे रिकॉल करें। करेक्ट आंसर है 0.02 से 20%। क्वेश्चन नंबर 33, विच फिंगर इज़ बेस्ट फॉर एक्यूरेट SpO2 रीडिंग, जब आपने SpO2 रीडिंग करनी होती है तो कौन सी उंगली के ऊपर आप करते हैं, कौन सी सूटेबल ज़्यादा है, बेस्ट कौन सी रहेगी। करेक्ट आंसर है इंडेक्स और मिडल फिंगर को ही आप क्या करते हैं, आप उसके ऊपर रीडिंग लेते हैं, जो ऑक्सीमीटर है वहीं पे आप फिट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट कैन कॉज इन एक्यूरेट ऑक्सीमीटर रीडिंग्स, क्या ऐसा पॉसिबल है और किस कंडीशन में है कि आप ऑक्सीमीटर लगाएं लेकिन ऑक्सीमीटर की रीडिंग्स गलत आ रही हैं, यानी कि पीछे कंडीशन वैसी ना हो लेकिन रीडिंग्स गलत आ रही हैं, वो किस कंडीशन में हो सकता है। जब आपके हाथ बहुत ज़्यादा ठंडे हैं, जब आपने नेल पॉलिश लगाई है, या जब आपकी मूवमेंट हो रही है, या जब पुअर सर्कुलेशन है, तब आपको ऑक्सीमीटर की रीडिंग्स गलत मिल सकती हैं। इवन स्मोकिंग में भी गलत मिलती हैं। अच्छा क्वेश्चन आ गया, कैन स्मोकिंग अफेक्ट SpO2 रीडिंग्स, क्या सेचुरेशन अफेक्ट हो सकती है आपकी अगर आप स्मोक करते हैं। बिल्कुल होती है। स्मोकर्स में है फॉल्सली हाई रीडिंग्स ड्यू टू कार्बन मोनोऑक्साइड, उनकी हाई आ रही होती है सेचुरेशन, वो क्यों आ रही होती है, क्योंकि स्मोकिंग की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड एक रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से SpO2 की रीडिंग्स ख़राब आती हैं, गलत आती हैं। क्वेश्चन नंबर 37, हाउ लॉन्ग शुड यू वेट फॉर एक्यूरेट रीडिंग, जब आप ऑक्सीमीटर अटैच करते हैं फिंगर के साथ, कितने आपको मिनट के लिए, कितने सेकंड्स के लिए वेट करना चाहिए कि रीडिंग्स बिल्कुल ठीक हो जाए, एक्यूरेट आ जाए, आपको मिल जाए। करेक्ट आंसर है 10 से 30 सेकंड का आप वेट करते हैं ताकि आपकी रीडिंग्स बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज़ पल्सस पैराडॉक्सिस, पल्सस पैराडॉक्सिस क्या है, नाम से परेशान नहीं होना कि हमने नहीं पढ़ा, इतनी कोई मुश्किल चीज़ है, बिल्कुल आसान सा है, सिर्फ नाम ही याद रखना है, इसका मतलब याद रखना है आपने। पल्सस पैराडॉक्सिस क्या है कि आपका ड्रॉप मिलता है सिस्टोलिक BP के अंदर, कितना 10 से ज़्यादा मिल सकता है। आपने हमने सिस्टोलिक BP, जब हम पल्सस पैराडॉक्सिस की बात कर रहे हैं, हमने इतना पता था 120/80 mmHg था। 120 कब आया था, जब कॉन्ट्रैक्ट करता है सिस्टोलिक में, और 80 कब आया था, जब रिलैक्स करता है डायस्टोलिक में। अब सिस्टोलिक के अंदर आप चेक करते हैं, और अब जब पेशेंट सांस लेता है, यानी सांस लेते वक्त अगर उसका, यानी आपने पहले चेक किया BP कितना था, लेकिन सांस लेते वक्त 10 से ज़्यादा mmHg ड्रॉप कर जाए, यानी 120 था, 120 से क्या हो जाए 1 आपका 100 तक चला जाए, वो भी इंस्पिरेशन, सांस निकालते वक्त ही, इंस्पिरेशन लेते वक्त, तो क्या होता है, ये इंडिकेट करता है पल्सस पैराडॉक्सिस किसे कंडीशन करते हैं, क्यों, क्योंकि सांस लेते वक्त आपका सिस्टोलिक, डायस्टोलिक नहीं, सिस्टोलिक BP क्या हुआ, कम हो गया। और किस कंडीशन में होता है, कार्डियक टेम्पोनाट कंडीशन के अंदर, दमा के अंदर, एजमा के अंदर, या क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ के अंदर, COPD के अंदर होता है। आपने डिजीज़ के नाम सुन के परेशान नहीं होना कि क्या डिजीज़ हैं, बस इतना याद रखना है, दमा याद रह जाएगा तो उतना याद रखें, बस इतना याद रखना है कंडीशन क्या है, जब पल्सस पैराडॉक्सिस वो कंडीशन है जिसके अंदर सिस्टोलिक BP आपका गिर जाता है, और कब गिरता है, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन नहीं। अब यहाँ पे आपने देखना है क्या है, अ बिग ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर व्हेन यू टेक अ डीप ब्रीथ, आप सांस लेते हैं और आपका ब्लड प्रेशर गिर जाता है,
कितना गिरना है, 10 mm Hg से ज़्यादा गिरना है, यानी कि आपका 120 नॉर्मल था। एक पेशेंट का वो ज़रूरी नहीं है कि हो सकता है एक पेशेंट का 110 आ रहा हो नॉर्मल, इसका आपका 10 से ज़्यादा गिर जाए, यानी ये 95 चला जाए, तो ये क्या है, 15 गिर गया, इसका मतलब पल्सस पैराडॉक्सिस है। और कब गिरना चाहिए, जब आप सांस लें, ब्रीथ करें इनसाइड, यानी इनहेलेशन के टाइम गिरना चाहिए, एक्सहेलेशन के टाइम नहीं। और होता क्या है, इस वजह से गिरता है कि जब आप सांस लेते हैं हार्ट स्क्वीज हो रहा होता है और द लंग्स या लंग्स का प्रेशर उसके ऊपर, हार्ट के ऊपर पड़ रहा होता है, जिसकी वजह से पंपिंग करना मुश्किल हो रहा होता है। किस वजह से होता है, जब ज़्यादा आपके हार्ट के ऊपर फ्लूइड हो, जैसे कि कार्डियक टैम्पोनाट की कंडीशन के अंदर, जैसे दमा का कोई हो, जैसे कि सीओपीडी से रिलेटेड, लंग से रिलेटेड कोई इशू हो, या नीमोथोरेक्स हो। नीमोथोरेक्स के अंदर आपके चेस्ट के अंदर हवा फंस जाती है, और आप डॉक्टर्स कैसे चेक करते हैं, वो ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं जब आप ब्रीथ इन करते हो और ब्रीथ आउट करते हो, और अगर दोनों का डिफरेंस मोर देन 10 होता है तो ये पल्सस पैराडॉक्सिस, यानी वो ब्रीदिंग इन के अंदर भी चेक करेंगे। ब्रीदिंग इन के अंदर जब सांस ले रहा था तो कंडीशन कितनी थी, 95 आ रही थी, अब जब सांस निकाला तो 110 आ रही थी, डिफरेंस कितना आया, 15 का आया, तो कंडीशन कौन सी बनी, पल्सस पैराडॉक्सिस की बनी। क्यों इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये सीरियस कोई हार्ट या लंग प्रॉब्लम होती है तो उसको इंडिकेट करता है। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज द प्रीकॉर्डियम, प्रीकॉर्डियम क्या होता है, ये तो आपको आना चाहिए। द एरिया ऑफ द चेस्ट ओवर द हार्ट, वो वाला आपका एरिया, यानी हार्ट के ऊपर जो सारी चेस्ट वाला एरिया, वो क्या कहलाता है, प्रीकॉर्डियम कहलाता है। इन लिस्ट पार्ट ऑफ प्रीकॉर्डियम एग्जामिनेशन, जब आपने प्रीकॉर्डियम एग्जामिनेशन करनी है तो क्या उसके पार्ट हैं। करेक्ट आंसर है इंस्पेक्शन, पैल्पेशन और ऑस्कल्टेशन। ये प्रीकॉर्डियम की क्या है, ये पार्ट है। जब आप किसी प्रीकॉर्डियम एरिया को एग्जामिन करते हैं, आप पैल्पेट, इंस्पेक्ट भी करते हैं, पैल्पेट भी करते हैं, ऑस्कल्टेट भी करते हैं। अभी के लिए 40 क्वेश्चंस आप उम्मीद करती हूँ डेफिनेशन के साथ याद कर चुके होंगे। इसके अलावा भी कोई चीज़ मिस हो रही है तो वो भी इंशाल्लाह प्रोवाइड की जाएगी। अभी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और सारे स्टूडेंट्स जिनको मैंने ज़िम्मे लगाया है वो नीचे कॉमेंट में डन ज़रूर लिखेंगे। हमने 40 MCQs जो थे, 40 क्वेश्चन जो थे, वो अच्छे से याद कर लिए हैं। तो इंशाल्लाह इस तरीके के और वीडियोस प्रोवाइड की जाएंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड स्टे ट्यून्ड।